अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। लेजेंडरी अदाकार कॉमेडी किंग उमर शरीफ साहब के हवाले से आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने करियर का आगाज़ उनकी जानिब से 14 साल की उम्र में हुआ और फिर तरक्की का ना रुकने वाला सफ़र शुरू हो गया उनका। रोते चेहरों पर हंसी बिखेरने वाले उमर शरीफ एक नरम दिल भी रखते थे। हर किसी के दुख को अपने दिल में महसूस करने वाले उमर शरीफ साहब, उन्होंने बेशबहा स्टेज ड्रामों में काम किया और उसके साथ साथ मेज़बानी की दुनिया में भी अपना लोहा मनवाया। उनके मशहूर स्टेज शोज के हवाले से बात की जाए तो बकरा किस्तों पर बुढ़ा घर पर है, ये ऐसे स्टेज शोज हैं जिनको कोई भी फरामोश नहीं कर सकता है। आज भी किसी भी उम्र के अफराद, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, जब वो उमर शरीफ साहब के स्टेज शोज देखते हैं तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कितने पुराने शोज हैं, ये किस उम्र में किए गए होंगे, ये किस उम्र के अफराद। हर उम्र के अफराद को उन्होंने हमेशा अपने स्टेज ड्रामों के लिए और हंसाने का काम किया है। अभी भी देखा जाता है उनके स्टेज शोज को उसी शौक के साथ। ये ऐसे स्टेज शोज हैं जिन्हें कोई भी कभी भी फरामोश नहीं कर सकेगा। जबकि वो स्टेज पर आते तो हॉल तालियों की गूंज से गूंज उठता, तालियां इतनी बजाई जाती, इतने नारे बुलंद किए जाते। उमर शरीफ साहब के हवाले से एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन कलाकार, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले उमर शरीफ सबको रोता हुआ छोड़कर चले गए। इसी हवाले से कुछ मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सलीम आफरीदी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी से बात करने के लिए। आज बात हो रही है कॉमेडी किंग, लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ साहब के हवाले से, जो हम सबको रोता हुआ छोड़ गए। पूरी दुनिया को हंसाने वाले जाते जाते सबको रुला गए। क्या कहेंगे आप? जी, कौमी नुकसान नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी नुकसान। और उमर भाई बहुत कुछ कर गए लोगों को, क्योंकि पैसा, खुशी, लाफ्टर सेहत बढ़ाता है, लेकिन दूसरों की सेहत बढ़ाते बढ़ाते वो अपनी सेहत गंवा बैठे और आज मनोमट्टी तले दबे में। लेकिन उनकी याद, उनके साथ बीते हुए लम्हात वो यूनिक थे। यूनिक एशिया में, बर्रे सगीर पाक व हिंद में, हिंदुस्तान ने ये कहा कि हमें बंटवारे का अगर कोई नुकसान है तो उमर शरीफ पाकिस्तान के पास। तो और क्या कहा जा सकता है इसके आगे? सलीम आफरीदी साहब, हमने हमेशा उनको ऑन स्क्रीन देखा, वहाँ तो वो एक बेहतरीन इंसान थे। ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से अगर उनकी बात की जाए तो आप उनसे काफ़ी क्लोज रहे हैं। ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी उनके कुछ बताइए। देखिए जी, बात यह है कि उस आदमी की जितनी शोहरत थी वर्ल्ड में, पाकिस्तान का पहला वो स्टार था जो दुनिया भर में जाना पहचाना गया और पाकिस्तान उसके जरिए जाना पहचाना गया। पाकिस्तान का रोशन चेहरा थे वो, और इंटरनेशनली उनकी मार्केट ऐसी थी कि उनके शो अनाउंस होते ही हाउसफुल हो जाता था। तो ये सब तो जब आदमी को इतनी चाहत, इतना प्यार मिले, मैं खुद उनको बहुत पसंद करता था और मैं क्रेजी था उनके लिए। उनके लब हिलने का इंतजार करता था, क्योंकि उन्होंने जिस अवामी लहजे में फनकारी की, वो लियाकताबाद का लहजा, अदब, तहजीब के साथ वो आम लैंग्वेज, आम जुमले, उन्होंने कई मुहावरे ईजाद किए, कई नए लफ्ज उर्दू जबान को दिए। तो ये गैर शहरी तौर पर ये सही, लेकिन वो तो इतना सब कुछ मिले इस आदमी को, यानी घर से बाहर निकलते ही, बोलते ही, बड़े बड़े आज जो लीजेंडरी लोग हैं मजहबी हवाले से, बोलना जिनका काम है, सियासी हवाले से या किसी भी फनकाराना हवाले से, उनके फॉलोअर्स बहुत हैं हर शोबे में। तो जब इतना कुछ होता है और हर कोई उनको चाहता और सराहता है किसी शख्स को, तो वो शोहरत की बुराई से वो खुदा बनने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो इंसान ही रहे। ये जरूर है कि वो उन्होंने बादशाह बनना चाहता, बादशाह बन गए। उनका रवैया भी बादशाहाना था और वो समझ ले अपने आगे, यानी उनके आगे कोई बोल नहीं सकता था। मैं तो वैसे भी उनके घर की पैदावार हूँ, उनके भांजे भतीजों के साथ पला बड़ा, तो उतना ही मेरे पे रोग था जितना भांजे भतीजों का था। और मेरा इंतहाई क्लोज ताल्लुकात थे। उनकी वालिदा ने मुझे बेटा बनाया हुआ था, लेकिन अल्लाह का करम ये है कि बैकग्राउंड मेरा मजबूत है, तालीम थी,
پھر الیکٹرک کا کام اصل میں جانتا تھا اور میں نے سیکھا تھا تو، اور کانٹریکٹر تھا اور گورنمنٹ آف پاکستان کا لائسنس یافتہ. اتفاقاً ان کے بھائی سے ملاقات ہو گئی جناب, وہ گھر لے گئے, ان کے گھر کی بجلی کٹی ہوئی تھی یا کچھ غائب تھی, وہ میں نے ٹھیک کی. ماں سے ملاقات ہوئی, ماں کا لہجہ وہ دیسی پن, کلچرڈ خاتون, 70 سال کی اس وقت غالباً عمر ہوگی ان کی, اور مزیدار خاتون تھی. اور یعنی لائٹ آنے کی خوشی سے انہوں نے مجھے بیٹا بنا لیا, چائے پلائی. نیکسٹ ٹائم پھر ایک ٹور ہوا تو پھر بھائی لے کے گئے تو میں نے ایک دم لائٹ جو پرابلم تھی وہ حل کر دی. تو پھر انہوں نے کہا بیٹا تو میرے بیٹے کو جیسا ہے آیا جایا کر, یہ کرے وہ کر. میں نے کہا ٹھیک ہے اماں, کیونکہ مجھے میں تو اپنی ماں سے اتنا فری نہیں تھا جتنا ان سے بول چال میں مجھے مزہ آیا. تو پھر میں پکا ہو گیا. پھر بعد میں جب باہر آیا گاڑی دیکھی, اس میں دیکھا جناب علی اسکرپٹ پڑے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ عمر شریف کی گاڑی ہے, تو ان کے بھائی نے بولا ہاں عمر شریف بھی تو میرا بھائی ہے, اماں کا بیٹا ہے. تو پھر یہ ہے کہ دوستانہ انداز, ایک شخص جس کو آپ چاہتے ہو قدرتی طور پر آپ کی ملاقات ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کوئی روحانی تعلق تھا. لیکن میرا سب تو تھا, اگر ان کی اماں کا اس طرح مجھ پہ فدا ہونا, ان کے خود عمر بھائی کا وہ فیملی میری گرویدہ ہو گئی, تو یہ بڑی مزیدار بات تھی. تو یہ بہت اچھے انسان تھے, چند دوسرا فیملیوں کے علاوہ باقاعدہ اچھے انسان تھے. اور ابتدا میں کئی دفعہ دیکھا جب گیٹ پہ کوئی مانگنے والا آیا تو جناب علی انہوں نے اچھے خاصی رقم دے دی. میں نے کہا عمر بھائی یہ تو 10 روپے سے ٹل سکتا تھا. کہنے نہیں, چپ منہ سے اشارہ کیا, کہنا کوئی مسئلہ ہے. تو پھر میرے ساتھ جو رویہ رہا, بڑے مجھے کہتے رہے کہ ڈرامے کرو, ان کو پتہ لگ گیا تھا میں ڈرامہ تو. لیکن میں پھر اس دوران سیکھ کے پھر جب انہوں نے ڈرامہ دیکھا آفر کی تو پھر میں ان کے ساتھ گیا ان کی گاڑی میں. تو ویسے میرے ساتھ تو ابتدائی رویہ بالکل ٹھیک تھا, لیکن جب آپ کامیڈی کرتے ہیں اور ایک ہی کام کرتے ہیں, پھر ایک گیپ کے بعد وہ جب کراچی واپس آئے فلموں کے دوران, تو جناب میرا کام انہوں نے دیکھا کیونکہ ریہرسل کر نہیں سکے تھے, پھر میں جو بولوں سپر ہٹ تھا. اچھا سلیم صاحب, 14 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا. اگر ہم بات کریں آن کیمرہ اور بیہائنڈ دا کیمرہ, عمر شریف صاحب کی شخصیت میں کیمرے پہ یا اسٹیج پر آنے کے بعد کوئی بدلاؤ ہوتا تھا, کوئی تبدیلی آتی تھی؟ نہیں دیکھیے, وہ بدلاؤ تو موڈ کے حساب سے خیر بہرحال چلتے تھے, لیکن انہیں اسٹیج بڑا پیارا تھا اور اسٹیج پہ کام کرنا, وہاں وہ کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتے تھے. مطلب وہ اسٹیج کے پیچھے ڈانٹ ڈپٹ, سب کو ڈانٹنا اور بالکل سب کچھ چلتا تھا, جاری ہوتا تھا, وہ سب جاری تھا. سب ان کے روب نہیں ہوتے تھے تقریباً, کیونکہ بھائی ان کے نام سے بعد ٹکٹ سیل ہوتے تھے, اور وہ سب ان کا مزاج کا ڈرامہ ہوتا تھا. ان کا یہ ٹریڈ ہی ان کا دیا ہوا تھا, ان سے زیادہ ماہر کون ہوگا. تو ہم لوگوں کو بھی ٹرینڈ کیا آہستہ آہستہ انہوں نے, ایک ٹیم بن گئے. پھر یہ ہے کہ تو رویہ ٹھیک ہی تھا. مطلب اگر کبھی سکھانے کی بات آئے, ظاہر ہے آنے والے نئے لوگ جو ان سے سیکھنا چاہتے تھے, تو عمر شریف صاحب کبھی سکھاتے تھے ان کو یا منع کر دیتے تھے؟ دیکھیے اپنی ضرورت کے حساب سے انہیں سکھانا بتانا پڑتا تھا اگر کوئی کمزور ہوتا تھا. لیکن ان کے ساتھ جو ٹیم تھی, ہم جیسے لوگ, ہم جیسے تو ایک آدھی جملے میں پوری بات سمجھ جانے والے جتنے لوگ تھے, وہی عمر شریف کی ٹیم کا حصہ بنے. تو باقاعدہ تو سمجھانا اور یہ وہ کرنا وہ ہلکا پھلکا انداز میں کبھی اجتماعی طور پہ 2 جملے میں کوئی بات سمجھا دی. باقی کام تو ہم ان کے ساتھ رہ کے ان کے رویے سے ان کی پرفارمنس سے ہی سیکھتے رہتے تھے. تو ٹیلنٹڈ آدمی ہی انہوں نے اپنے گرد جمع کیے تھے. اچھا سلیم صاحب, اپنی بیٹی سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور بیٹی کے انتقال کے بعد کافی حد تک وہ ڈھل گئے تھے. مطلب ظاہر ہے بیمار تو وہ پہلے بھی ہوں گے, لیکن بیٹی کے انتقال کے بعد اکثر انہیں اسی طریقے کی مطلب افسوسناک باتیں کرتے ہوئے سنا. کتنی محبت کرتے تھے اپنی بیٹی سے؟ آپ سمجھ لیں کہ ہر شخص ان کے روب میں رہتا تھا سوائے ان کی بیٹی کے, اور سب سے زیادہ بیٹی سے ہی محبت کرتے تھے. ویسے بھی بیٹیاں باپ کے بہت زیادہ نزدیک ہوتی ہیں. ہاں بالکل, ان کے بیٹے تو بہت تھے, بھتیجے تھے 2, ان کو پالا انہوں نے, ان کے ساتھ بڑا زبردست رویہ رہا. پھر بیٹے 2 خود کے بھی تھے, لیکن وہ بیٹی سے اگر کسی کو کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو وہ ہیرا کو کہتے تھے, وہ ابو سے کہتی تھی تو ابو فوراً مان جاتے تھے. تو اس طرح کا رویہ بیٹی سے بہت. اور حقیقی بات یہ ہے کہ بیٹی کے بعد ان کی شاید
بہت خراب ہو گئی. ہم فوراً لاہور گئے, انتقال میں جنازے میں شرکت کی, کیونکہ عمر بھائی اکیلے ہوئے. ظاہر بیمار تو وہ پچھلے کئی سال سے تھی, صحیح, اور مقصد وہ آہستہ آہستہ بولنے میں وہ طاقت اور چلنے میں وہ طاقت نہیں رہی تھی. اور تو بیٹی سے وہ بڑی محبت کرتے تھے اور بہنوں سے بڑی محبت کرتے تھے بھائی. ان کی بہنیں اب ایک ہی زندہ ہیں. ان کے خاندانی شوگر کی بیماری ہے, کوئی 40 سال سے شوگر کے مریض تھے. ان کے یہاں جوان موتیں شوگر سے ہوئی ہیں. بیٹی بھی اسی شوگر ہی کی وجہ سے گردے فیل اور پھر ٹرانسپلانٹ کے مسائل کی وجہ سے تو بیٹی انتقال کر گئی. تو وہ ہم گئے تو پھر وہ یہی کہتے تھے کہ یار پتہ نہیں میرے سے کیا غلطی ہوئی ہے یار, میرے سے کیا غلطی ہو گئی. کئی دفعہ مجھ سے کہا پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی یار. اچھا سلیم صاحب, انٹرنیشنل لیول پہ بھی انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے. کوئی ایسی آپ کی یادیں وابستہ ہوں جو عمر شریف صاحب کے ساتھ باہر کنٹری میں کام کرتے ہوئے آپ کو یاد ہو, کوئی ایسی یاد؟ دیکھیں بہت ساری یادیں ہیں, بہت ساری یاد ہے. امریکہ ٹور کیا میں نے, پہلے سنگل میں نے ٹور کیے تھے, لیکن پھر عمر بھائی کے ساتھ آج سے کوئی 2005 میں یا 7 میں نے ٹور کیا. پھر پہلا ان کے ساتھ تو ہم اگر فری ہوتے تھے عمر شریف کے ساتھ تو صرف ٹور میں ہی ہم سب دوست ہوتے تھے. پھر اور میں یہاں تو بڑا ادب احترام جاری رہتا تھا, لیکن وہاں ٹیم کا ایک لاڈلا ہونے کے ناطے مجھے بہت ساری چھوٹ تھی. تو میں عمر بھائی کو بہت سرسرتا تھا اور عمر بھائی نے بھی مجھے ہنسایا پرسنلی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس طرح آتا تھا چھوٹے چھوٹے چٹکلے چھوڑ دیتے تھے. جیسے واشنگٹن گئے ہم, ایئرپورٹ پہ اترے واشنگٹن ڈی سی میں, اب راستے میں جو ہمیں لینے ریسیو کرنے آیا تھا وہ گاڑی چلا رہا ہے, آگے عمر بھائی بیٹھے ہیں ساتھ میں, ان کی مسز بیٹھی ہیں, میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں, پیچھے بیٹھا ہوں. تو اب وہ ڈرائیور بتاتا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جگہ, یہ جگہ, یہ جگہ, یہ جگہ ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہاں کوئی دربار نہیں ہے؟ تو عمر بھائی بے انتہا سے یہاں کوئی مزار دربار. تو وہ بے پناہ ہنستے رہے بہت دیر تک, نے کیا بات کی. اچھا وہ دربار سے ریلیٹڈ آدمی تھے, بزرگان دین کے شہزادے. جبھی تو دیکھیں ان کو آخری وقت میں بھی بزرگ کے بالکل وہیں پر ان کو آخری سرحانے ان کو جگہ ملی ہے, کیونکہ ان کی آخری خواہش تھی کہ اللہ پاک نے ان کی آخری خواہش کو بھی قبول کیا اور ان کو وہیں پہ جہاں پہ ان کی خواہش تھی تدفین ہوئی ہے ان کی. اچھا سر, آخری دنوں میں جتنے بیمار وہ ہو گئے تھے اور جب 1 مہینے پہلے ان کی جانب سے گورنمنٹ سے اپیل کی گئی تو کوئی بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ عمر شریف صاحب اتنے زیادہ بیمار ہو چکے ہیں کہ نوبت یہاں تک آ جائے گی؟ دیکھیں میرے بھی 3-4 مہینے پہلے انہوں نے یہاں کراچی میں تھے 4 مہینے پہلے, تو جب وہ کھانے پہ بلایا تھا, کووڈ کی وجہ سے ملنا جلنا تھوڑا سا کم ہو گیا تھا ہمارا. ہم بھی احتیاط کرتے تھے اور دوسرے بات وہ بھی احتیاط کرتے تھے. پھر شاید زندگی میں پہلی دفعہ تو میں نے فون کیا ان کی میسج کو یا عمر بھائی کو, تو میں نے کہا کہ یار میں ملنا ہے عمر بھائی سے, میں ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا میں بتاتی ہوں, تو پھر دیکھ لیتے ہیں. تو 2 دن بعد فون آ گیا کہ بھائی ہفتے کو آ جائیں, بیٹھک کرتے ہیں. تو انہوں نے اسپیشلی مجھے بلایا, بلکہ وہ محفل پوری محفل جماتے تھے, یعنی 20-25 25 افراد 35 لوگ ان کے جمع ہوتے تھے اور ان کی یادیں باتیں ملاقاتیں ہنسنا ہنسانا. آخری دنوں میں بولنا کم ہو گیا تھا, سننا زیادہ ہو گیا تھا ان کا. تو مجھ سے بھی کہا کرتے تھے کہ بھائی اگر کچھ مذہبی محفلیں زیادہ ہونے لگی تھی, مختلف مقرر آئے ہوئے ہوتے تھے, کوئی مولوی آیا کبھی کوئی آیا, تو مجھے بھی بیچ میں شامل گفتگو کر کے بولتے تھے سلیم تو بھی بول. میں نے کہا بھائی میں آپ کے سامنے کبھی بولتا نہیں ہوں, نہ مذہب کے معاملے میں کچھ اتنی واقعیت ہے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ انسان کے لیے غرور نہیں بنا, غرور انسان کا نہیں ہے, 100% ہے. تو اس طرح کی محفلیں ہوتی تھی تو بولنا ان کا کم ہو گیا تھا, ورنہ ان کی موجودگی میں محفل میں کوئی بھی ہو, گورنر ہو, شاعر ہو, ادیب ہو, فنکار ہو, کوئی بھی ہو, تو صرف وہی بولتے تھے, تو باقی صرف لقمے دیتے تھے. کیونکہ ان کا بولنے کا مطلب یہ 3 گھنٹے بیٹھے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 گھنٹے کا عمر شریف کا شو دیکھ لیا. ٹھیک ہو گیا. سب کو ہنساتے رہتے تھے, مستقل بولتے رہتے تھے, خوبصورت انسان, خوبصورت باتیں کرنے والے, سب کے روتے چہروں کو ہنسانے والے عمر شریف صاحب ہم سب کو روتا ہوا چھوڑ کے چلے گئے. بہت شکریہ. سلیم آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی بہت خوبصورت یادیں عمر شریف کے ساتھ وابستہ ہیں. ظاہر ہے کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں اس وقت کو جو انہوں نے ساتھ گزارا. اور بھی بات کریں گے عمر شریف صاحب کے حوالے سے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी उमर शाह साहब के हवाले से। एक लेजेंडरी अदाकार, एक कॉमेडी के किंग, सबको हंसाने वाले आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हर आंख अश्कबार है। हर कोई यही कहता है कि हमें यकीन ही नहीं आता कि उमर शरीफ साहब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी तदफीन भी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर की गई, वहाँ के करीब ही कब्रिस्तान में जो बराबर में है वहीं पर की गई, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी। और उनके बेटों ने जब सिंध हुकूमत को ये ख्वाहिश बताई, गवर्नमेंट को ये ख्वाहिश बताई, तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी तदफीन की गई। इसी हवाले से बात कर रहे हैं हम और मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर तजिया निगार चौधरी एम अकमल साहब ने। बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी से बात करने के लिए। बात हो रही है उमर शरीफ साहब के हवाले से, क्या कहेंगे आप? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बात करने का मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म से। उमर शरीफ साहब जो है ना, एक लेजेंडरी अदाकार थे। और किसी भी मतलब एक तो होता है ना आदमी बात करे कि जी नफाजी की हद तक, तो वो जेन्युइनली लेजेंडरी अदाकार थे, ट्रेंड मेकर थे। लोगों ने उनको कॉपी कर करके मशहूर हुए, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि पूरे बड़े शहर पाक व हिंद में और दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी और उर्दू बोलने वाले हैं वहाँ पे उमर शरीफ का नाम जो है ना वो आबाद है। जाती तौर पे जो है ना, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे तो बचपन से वो बहुत पसंद थे। और आप यकीन करें उनके ड्रामे यहाँ चला करते थे कराची में, ये ताजमहल होटल आजकल मेरे ख्याल में रीजेंट प्लाजा है, तो वहाँ इनके उस वक्त से हम इनके ड्रामे देखा करते थे। हम छोटे होते थे वक्त बकरा किस्तों पे एंड सो ऑन ना, बड़े फैमिली वाले ड्रामे होते थे। और उर्दू स्टेज को उन्होंने जो उन मकाम अता फरमाया है उमर शरीफ साहब ने, शायद ही किसी और अदाकार ने उर्दू स्टेज को इतना बुलंद मुकाम पहुंचाया होगा। और यकीन करें उनके ड्रामे की जो वो थी ना वीडियो कैसेट्स, वो इंडिया में बाकायदा ब्लैक। अच्छा उमर शरीफ सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से उमर शरीफ साहब ने आखिरी दिनों में अपील की गवर्नमेंट से, आपको नहीं लगता जितनी जल्दी उमर साहब की तदफीन के लिए की गई, उतनी ही जल्दी अगर उनकी अपील के बाद उनको बाहर कंट्री भेजने के लिए, बाहर मुल्क भेजने के लिए की जाती, तो आज हालात कुछ दूसरे होते? देखिए ये जो आपने बात को रोक दिया ना, ये एक बिल्कुल उमर शरीफ साहब से हट के अगर मैं बात करूं, देखें पूरी एक फनकार बरादरी है हमारे यहाँ पे। अगर आप देखें चले, उमर शरीफ साहब तो एक लेजेंडरी नाम थे उनका। तो जैसे ही गवर्नमेंट की नॉलेज में आया, जैसे ही उनकी वो वीडियो वायरल हुई, तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। उससे पहले तो पता ही नहीं था ना कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन हमारे यहाँ पे कई ऐसे अदाकार हैं जो बेचारे एड़ियां रगड़ रगड़ के अस्पतालों में और पैसे ना होने की वजह से फौत हुए। कई हिंदी अदाकार हैं, कई इलाकाई दूसरे अदाकार हैं। अभी पिछले दिनों भी कई, और कोरोना की वजह से कई जो है ना मैं जानता हूँ जिनको जाती तौर के ऊपर और बहुत ही मतलब जो है ना वो अलमदाग तरीके से और कसम कुर्सी के आलम में जो है ना उन्होंने खालिक के हकीके से जान मिले। अब इस मौके के ऊपर जो है ना सिर्फ ये कि हमें फनकारों में जैसी चाहिए, हमारे मीडिया का भी रोल है इसमें। इन सारी जो ज्यादतियां हैं, ये चीजें इनको एक तो एम अकमल साहब, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट की बिहाफ पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर हमारे फनकारों को और इन तमाम लोगों को, जाहिर है अगर वो बीमार हो जाते हैं, आजार हो जाते हैं, कोई ऐसी तकलीफ हो जाती है, तो अपील करने से बेहतर है वो प्लेटफॉर्म मौजूद हो जहां पर फौरन से बेशतर इकदाम किए जा सके उनके लिए? ऐसा ही होना चाहिए। आर्ट काउंसिल के नाम पे तंजीमें तो मौजूद है, बराए नाम अगर आप देखें ना तो बहुत सारी फनकारों के नाम पे भी तंजीमें मौजूद है, लेकिन अमली तौर पर कोई भी आगे नहीं आता है। हमारे कितने ऐसे फनकार हैं, कितने ऐसे अदाकार हैं जो एड़ियां रगड़ रगड़ कर चले गए हैं, आखिर में अपील की नौबत आ जाती है। हाँ, अपील की नौबत, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। अभी उमर शरीफ तो लेजेंडरी अदाकार थे ना, मैं वही तो बता रहा हूँ। इनका तो फिर भी हुकूमत अगर नहीं करती तो इनके ऊपर थू होनी थी। अब कई तो बेचारे ऐसे हैं सर, वो तो जाहिर है उमर शरीफ साहब तो एक नाम थे, उनकी अपील पर सबने लब्बैक कहा, सब खड़े हो गए, लेकिन अपील की नौबत क्यों आती है आखिर? मैं ऐसी यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, अपील की नौबत इसलिए आती है कि अमली इक़दामात ना होने के बराबर है। हालांकि अगर यही कोई एक ट्रस्ट या एक फंड कायम कर दिया जाए, इंश्योरेंस टाइप की कायम कर दी जाए, जिसमें हर एक फनकार अगर रजिस्टर्ड हो जाता है और उसको सेहत की कम अज कम बुनियादी सहूलत हासिल हो जाए एक सर्टेन तक, मेरा नहीं ख्याल है कि इसके ऊपर कुछ बहुत ज्यादा हुकूमत के अरबों खरबों रुपए जाया हो जाएंगे। इन लोगों के अपने प्रोटोकॉलों के ऊपर भी तो जाया हो रहे हैं ना, इन लोगों की अपनी शाखर्चियों के ऊपर भी तो जाया हो रहे हैं ना।
अगर सर वही मकसद है, देखें उमर शरीफ साहब के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, जाहिर है मेन टॉपिक हमारा वही है। उनकी जानिब से अपील के बाद 1 माह का तवील अरसा लगा है उनको बाहर भिजवाने के लिए। उसके बाद एक अलग ही कहानी है कि जर्मनी में एयर एम्बुलेंस खराब हो गई, कुछ हो गए, ऐसे मामला बाहर कंट्री से उनकी अपील के बाद दरख्वास्तें आ रही हैं कि खुदारा उमर शरीफ साहब को देखा जाए, उनकी अपील पर अमल दरामद किया जाए। उमर शरीफ साहब के हवाले से मेरी बात सुनिए, उमर शरीफ साहब के हवाले से जो मैं जाती तौर पे जहां तक मेरी इत्तलात है ना, वो ये है कि शुरू में उनकी मतलब वो जो बीमारी थी ना वो इतनी क्योरेबल थी, लेकिन और उनके साथ जो प्रॉब्लम था ना, उनके साथ फाइनेंशियल या माली प्रॉब्लम ज्यादा नहीं था उमर शरीफ साहब के साथ। उनके साथ बेसिक ये जो वीजे की कोरोना के हवाले से जो सफरी पाबंदियां लगी हुई थी ना, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा मतलब मसाइल थी। यानी इस वक्त अगर कोई एक आम पेशेंट भी अमेरिका जाना चाहता है ना इलाज के लिए, तो वो बड़ा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कम की थी, बल्कि सिफारती पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा की थी कि सिफारती लेवल के ऊपर, हुकूमती सतह के ऊपर जो है ना वो अमेरिकन गवर्नमेंट से किसी तरीके से इस प्रोसेस को स्पीड अप कराया जाए ताकि जल्द से जल्द वो इलाज के लिए वहां पे जा सके। तो ये जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है ना कि फाइनेंशियली कोई बहुत ज्यादा, ठीक है फाइनेंशियली की जरूरत थी, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करता कि फाइनेंशियली जरूरत नहीं होगी, लेकिन उससे ज्यादा उनकी बीमारी इस लेवल की थी कि उनका फौरी तौर पे अमेरिका पहुंचना जरूरी था। आप देखिए हुकूमत ने जो है ना वो इतने इकदाम करने के बावजूद भी देखा कितना उनको टाइम लग गया, कितने मसले मसाइल आ गए। और एक आम आदमी तो मेरा नहीं ख्याल है कि उस वक्त के हालात में अमेरिका इलाज के लिए जा सकता था कोरोना और दूसरी सफरी पाबंदियों की वजह से। तो ये वाला एलिमेंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर क्या गवर्नमेंट की जानिब से अब जाहिर है हमारे इतने बड़े बड़े लेजेंडरी चले गए हैं, इतने अदाकार ऐसे चले जाते हैं, जाहिर है माली हालात उनके अच्छे नहीं होते, गवर्नमेंट की बिहाफ पर कोई ऐसे इकदामात किए गए हैं, कोई ऐसा इदारा कायम किया गया है, माली मुश्किलात के हवाले से मैं बात कर रही हूं, जहां से मामला जल्द से जल्द ठीक हो जाया करें, अदाकारों की नौबत ना आए? नहीं देखो, माली मुश्किलात और फाइनेंशियल या इलाज मुआवजे की जो मसले मसाइल है वो सिर्फ फनकारों का पे इसको रिलेट करना मुनासिब नहीं है। कमोबेश हर एक का यही मसला है। अलबत्ता फनकारों को थोड़ी सी ज्यादा एक सुपर प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो अपना फंड एक कायम करना चाहिए, ट्रस्ट कायम करना चाहिए, जैसा मैंने बताया, ताकि इलाज मुआवजे के उनके मसले मसाइल हल हो। अदरवाइज जो है ना वो मेरे ख्याल में। सर आपने इलाज मुआवजे के हवाले से बात की, तो इस वक्त प्रोग्राम में ये टॉपिक तो नहीं है, लेकिन कहीं यहाँ पे इलाज मुआवजे या अस्पतालों की ये हालत जार है या रोड ब्लॉकों की ऐसी सूरत हाल है कि डिलीवरीज यहाँ पे रोडों पे हो जाती हैं, औरतें मतलब उनकी तबीयतें खराब हो रही हैं, यहाँ पे ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है, मतलब एक अलग ही सीन होता है वहां पर। लेकिन इस वक्त हम क्योंकि बात कर रहे हैं अपने लेजेंडरी अदाकार के हवाले से या अदाकारों के हवाले से, तो उसी टॉपिक पे मैं रहते हुए ये आपसे बात करना चाहूंगी कि हमने बहुत से अदाकार ऐसे देखे हैं कि आर्ट्स काउंसिल भी कायम है, प्रेस क्लब भी मौजूद है, उसके बावजूद भी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता है। तो गवर्नमेंट को ऐसी कौन सी मंसूबाबंदी आगे करनी चाहिए कि छोटा हो अदाकार या बड़ा अदाकार हो, उसको पहले से पहले पूछा जा सके? देखिए उसमें सबसे पहले तो एक अवेयरनेस की जो है ना वो फूदान है हमारे यहाँ पे। सबसे पहले तो अवेयरनेस देनी चाहिए, उसके बाद जो है वो एक बाकायदा कमेटी या एक जो है वो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन कायम करनी चाहिए, जो स्पेशली इस किस्म के जो फनकार और अदाकार वगैरह हैं जो माली हालात की वजह से अपना इलाज नहीं करा सक रहे, तो उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाए और फिर उनके बाद जो है वो उनका प्रॉपर इलाज मुआवजा जो है वो शुरू किया जाए। ये तो हो गया एडहॉक बेसिस के ऊपर। और सिस्टमेटिकली अगर हम बात करें तो उसका मैंने आपसे बताया कि गवर्नमेंट अगर एक फंड या ट्रस्ट या इंश्योरेंस टाइप की कोई चीज इंट्रोड्यूस करा दे फनकार बरादरी के लिए, तो ये बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तो इससे उनकी इलाज मुआवजे के मसले मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि खाने पीने के बाद जो है ना वो इलाज मुआवजा ही जो है वो मतलब आप समझिए सबसे जरूरी है। और अगर इस्लामी नुक्ता नजर से भी देखा जाए तो ईमान के बाद जो सबसे बड़ी दौलत इंसान के पास होती है वो सेहत होती है। इसलिए हर एक का सेहतमंद रहना जो है ना वो बहुत जरूरी है। तो हुकूमती सतह के ऊपर भी और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी इकदाम करने चाहिए कि एक अवेयरनेस क्रिएट हो, और उस अवेयरनेस के बाद जो है वो फिर सर कौन देगा ये अवेयरनेस कौन देगा ये? देखिए अवेयरनेस के तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है ना, वो सोशल इसको स्टार्ट तो जाहिर है। सर गवर्नमेंट को अभी भी अवेयरनेस की जरूरत है, इसका मतलब है? नहीं, गवर्नमेंट को अवेयरनेस की जरूरत बिल्कुल है ना। जब अब गवर्नमेंट को भी कोई वही तो नहीं आएगी ना, उनको भी हम और आप। सर किसी के जाने के बाद अगर गवर्नमेंट होश में आती है या नींद से जागती है तो फिर क्या फायदा उनको अवेयरनेस देने का, अगर अभी भी अवेयरनेस नहीं आती उनको? नहीं बिल्कुल हुकूमत को
अवेयरनेस आ जानी चाहिए। मेरे हिसाब से तो फौरी तौर पे जो है ना एक आध कमेटी कायम कर देनी चाहिए हुकूमत सिंध को, और हुकूमत सिंध का इसमें बहुत जबरदस्त किरदार रहा है, खास तौर पे सिंध गवर्नमेंट का। इन्होंने जिस तरीके से फंड को रिलीज किया, मुर्तजा वहाब साहब हो गए और इन्होंने बड़ा इसमें दिलचस्पी लेके खास तौर पर उमर शरीफ वाले मामले में काम किया। तो इसी तरीके से इनको चाहिए कि दीगर उसको एज ए होल बजाय इसके किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल का आपको पता चले कि वो बीमार है और मतलब बीमारी की हालत में है, तो उससे बेहतर यही है कि जो है वो पहले इस किस्म की जो है वो एक कमेटी या इस तरह के फंड और ट्रस्ट डेवलप कर दिए जाए कि उनको इस तरह की नौबत ही ना आए और उनको प्रॉपरली जो है वो इलाज मुआवजे की सहूलियात मैसर हो जाए, मैसर हो सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चौधरी एम अकमल साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि गवर्नमेंट को अवेयरनेस की ज़रूरत है। जाहिर है हमारे बड़े बड़े लेजेंडरी चले जाते हैं, हमारे फ़नकार, हमारे अदाकार चले जाते हैं, एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर इलाज मुआलजे की सहूलियात मैसर नहीं होती हैं। कोविड के दौरान और भी बुरा हाल है, ना सिर्फ फ़नकारों का बल्कि ऑल ओवर पूरा देखा जाए तो हर तरफ ही यही हाल है कि कोई पुरसाने हाल नहीं होता है उनको। लेकिन अगर फ़नकारों के हवाले से बात की जाए तो कोई ऐसा इदारा कायम होना चाहिए जहां पर जो फनकार हैं उनकी माली मुश्किलात के हल के लिए फौरन इक़दामात किए जाने चाहिए। बड़े बड़े नाम चले जाते हैं, उसके बाद होश आता है कि अरे ये तो चले गए हैं, अब आगे बढ़कर उनके लिए इक़दामात किए जाएं। क्यों उनके जाने के बाद इक़दामात किए जाते हैं? उनकी ज़िंदगी में ही क्यों नहीं ऐसे इक़दामात किए जाते हैं ताकि हमें ये सवाल करने की नौबत ना आए। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को पॉइंट ऑफ व्यू से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह न्यू प्रोग्राम में न्यूज़ सेगमेंट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।